नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी 30वीं क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो 1935 से लेकर 1942 तक का जो घटनाक्रम है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि 1937 में जो प्रांतों में चुनाव होते हैं उनमें कौन सी पार्टियाँ जीतती हैं, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति क्या थी और कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र क्यों दे दिया था। उसके बाद हम हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन होता है जो कांग्रेस का, उसमें गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या मतभेद थे उन सब के बारे में जानेंगे। और हम अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह इसको जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्रिप्स मिशन और उसके क्रिप्स ने जो प्रस्ताव रखे थे उन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1937 में प्रांतीय चुनावों के बारे में। तो देखिए, 1935 में ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लाती है जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट के बारे में हम आगे जाकर दूसरे वीडियो में जब हम संवैधानिक विकास क्रम पढ़ेंगे उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका जो मुख्य प्रावधान ये था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। दरअसल 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि वायसराय और भारत सचिव जो थे इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखेंगे, लेकिन अब 1935 में इनको थोड़ी छूट दे दी गई और वायसराय तथा भारत सचिव के नियंत्रण से इन सरकारों को मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात 1937 में भारत में 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। अब इन चुनावों के परिणाम जब आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है देश में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है और उसने 5 प्रांतों, जिनमें है मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, इनमें कांग्रेस पार्टी जो होती है सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है। अर्थात यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी विजयी होती है। किन राज्यों में? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा। बात करें बम्बई की तो बम्बई में जो थे डॉक्टर अंबेडकर जी थे। उनकी पार्टी जो थी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। यहाँ क्या था कि हरिजनों के लिए 15 सीटें आरक्षित थीं। इन आरक्षित 15 सीटों में 13 सीटों पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो पार्टी होती है वो विजय हासिल करती है। इन चुनावों में जो मुस्लिम लीग थी उसको कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जो कि वो वादा करती थी कि भारत के सभी मुसलमान हमारे साथ में, बल्कि ऐसा नहीं था। कई जगह उसकी सरकारें भी नहीं बनी थी जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक मात्रा में थे। बात करते हैं कि जो इन प्रांतों में जब चुनाव हो गए उसके पश्चात जो प्रांतों का प्रमुख होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज क्या कहा जाता है? आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उस समय जो प्रांतों के प्रमुख होते थे उनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ये जो आपको इंडिया के मैप में जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, ये सब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था इन एरियाज़ में। यहाँ मैंने कुछ प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम लिखे हैं। मतलब प्रधानमंत्री का आशय मेरा ये है जो इन राज्यों में प्रांतों में प्रमुख थे उनका नाम है ये। तो संयुक्त प्रांत की बात करें, जैसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज, वहाँ थे गोविंद बल्लभ पंत। वहीं मद्रास प्रांत की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और संयुक्त प्रांत के अंतर्गत NB खरे प्रधानमंत्री बनते हैं संयुक्त प्रांत के। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रांतीय सरकारें गठित की गई थीं इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था। तो देखिए, दरअसल उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। एक तरफ ब्रिटेन था एवं अन्य उसके राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका भी था, और दूसरी तरफ जर्मन और जापान एवं विभिन्न फासीवादी जो राज्य थे वो सभी थे। इसमें हुआ क्या कि ब्रिटेन ने क्या किया, एक वायसराय था इंडिया में लिनलिथगो, इसने क्या किया कि भारत की जो प्रांतीय सरकारें हैं उनसे सलाह मशवरा किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल कर दिया। मतलब उसने क्या कहा कि जर्मनी के विरुद्ध भारत भी युद्धरत राष्ट्र है और वो ब्रिटेन का सहयोग कर रहा है इंडिया। इस प्रकार इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा प्रांतीय सरकारों को। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भारतीय जनता के एज ए प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, आपने हमसे कोई पूछा नहीं, ना भारतीय जनता से कोई सलाह ली, आपने वैसे ही हमें युद्ध में फंसा दिया। भारत में अब होता क्या है, इसके बाद जब युद्ध चल रहा था तो आपातकालीन कानून लागू कर दिए गए थे, प्रांतीय सरकार जो थी उन पर नियंत्रण बढ़ा दिए गए थे। इसी क्रम में होता क्या है कि कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल हुए थे, गठित हुए थे, उन सभी ने 28 महीने के अल्प शासन के बाद इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडलों से। क्या दे दिया? इस्तीफा। इस्तीफे को देने के बाद कांग्रेस ने कई सारे
अधिवेशन भी हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। इस इस्तीफे के बारे में मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। अभी हम देखते हैं 1938 में होता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं महात्मा गांधी के सहयोग से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दरअसल देखिए, इस समय तक जब गांधी जी कांग्रेस में आए थे उससे पहले तो होते थे, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का कांग्रेस में प्रभुत्व बढ़ता गया तो चुनाव की प्रक्रिया जो होती थी अध्यक्षों के लिए वो नहीं होती थी। केवल गांधी जी जो इसे कह देते थे वही अध्यक्ष बन जाया करता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर कुछ प्रस्ताव रखे, जिनमें एक है कि उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने का 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को हम टाइम देते हैं 6 मंथ का, अगर हमें 6 मंथ में वो स्वतंत्र नहीं करते हैं तो हम 6 मंथ के बाद विद्रोह कर देंगे, सशक्त विद्रोह। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। अब गांधी जी के सिद्धांतों के हिसाब से ये बात गलत थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है। दूसरा प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने ये रखा था कि लोक नियोजन समिति का गठन किया जाएगा इसके बाद, स्वतंत्रता के बाद, जिसमें क्या होगा कि भारत में औद्योगिकरण की बात की गई थी। मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। लेकिन गांधी जी के चरखा का सिद्धांत जो था उसके विपरीत था सुभाष चंद्र बोस का ये वाला विचार। ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, ग्रामीण स्तर पर उद्योग हैं, केवल उन्हीं का अच्छे से विकास हो, क्योंकि औद्योगिकरण में जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांधी जी जो थे पूंजीवाद के खिलाफ थे। इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा होगा कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कई सारे मतभेद यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। गांधी जी ने जो इनको अध्यक्ष बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी को, इसका विरोध किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया कि आप सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष ना बनाएं। उसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर, वहाँ पड़ता है एक जगह त्रिपुरी, वहीं पर यह अधिवेशन होता है 1939 में। अब यहाँ पर आपको मैं ये समझा दूँ, कांग्रेस में आपने 2 दलों को पढ़ा ही होगा, जिसमें नरम दल कुछ नेता उदारवादी किस्म के थे, दक्षिणपंथी थे जिन्हें हम राइट विंग कहते हैं। वहीं कुछ नेता युवा वर्ग के थे जिनमें जोश बहुत ज़्यादा था कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, वो हमारे वामपंथ में आते थे जिन्हें हम लेफ्ट विंग कहते हैं। इसी में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या कि जो लेफ्ट विंग के नेता थे, गर्म दल के नेता, वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी अब नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने, क्योंकि उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। गांधी जी चाहते थे कि मेरी ही विचारधारा का कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का या उदारवादी विचारधारा का ही व्यक्ति कांग्रेस में अध्यक्ष बने। इसी क्रम में काफ़ी विवाद होता है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि आप चुनाव करवाइए। अब देखिए, गांधी जी अभी तक क्या करते आ रहे थे? गांधी जी जिसको बोल देते थे वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाता था, लेकिन अब इन्होंने कहा चुनाव करवाइए। तो चुनाव होता है भाई, चुनाव होता है तो उन चुनावों में गांधी जी किसको खड़ा करते हैं? एक तरफ अपने जो प्रत्याशी होता है पट्टाभी सीतारमैया, ये पट्टाभी सीतारमैया हैं, और दूसरी तरफ खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। अब देखिए, इससे पहले जो मौलाना आज़ाद थे, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, अध्यक्ष बनाने के लिए इनका नाम लिया गया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि बोस एक काफ़ी बड़े नेता थे और इनका कांग्रेस में भी काफ़ी प्रभुत्व था, तो इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं होना चाह रहा था। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में सुभाष चंद्र जी जीत जाते हैं एवं पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। इसके बाद इस बात से गांधी जी को काफ़ी बुरा लगा। गांधी जी ने इसे अपनी निजी प्रतिष्ठा का अपमान माना और कहा कि यह मेरी हार नहीं बल्कि यह सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। उन्होंने कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है, मैं अपनी नीतियों को यहाँ पर लागू नहीं कर पा रहा, ना मैं अपने सिद्धांतों को यहाँ पर लागू करवा पा रहा, अर्थात ये मेरी हार है। अंततः बोस ने क्या किया कि 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस में, वो किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिए, जो ये पॉइंट्स हैं ना, आप इनको याद में रखना कि इनके बाद किसको अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई थी? मई 1939 में
कहाँ पर? कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए और वहाँ जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। अब इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में जान लेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कब की, इन सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर इन टॉपिक से संबंधित आपको क्विज़ लगानी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर MCQs लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है, इसे क्यों लाया गया था। देखिए, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि वो ब्रिटेन ने उनको बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। किंतु ब्रिटिश सरकार जो थी युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहती थी, क्योंकि भारतीय सहयोग नहीं दे रहे थे ब्रिटिश को युद्ध में, इसीलिए इन्होंने सहयोग चाहा। इस प्रकार यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं वो। इसी क्रम में हमारा रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि केंद्र में अंतरिम सरकार की गठन कर दिया जाएगा तो हम ब्रिटिश का युद्ध में सहायता करेंगे। इसी क्रम में 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। किसने रखा था? वायसराय लिनलिथगो। इस वायसराय का नाम याद रखना कि किसने रखा था, 8 अगस्त 1940 को, ये भी याद रखना। इसमें क्या कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब बहुमत में वहाँ पर भारतीय प्रतिनिधि रहेंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अब देखिए, ये वाली बात जो है संविधान निर्मात्री सभा वाली बात पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में की थी। और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है यहाँ पर? वो ये है कि जो भारत है वो ब्रिटेन के एक अंग के रूप में ही कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, भारत में सरकारें तो होंगी, केंद्र सरकार भी होगी, प्रांत सरकार भी होगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के एक अंग के रूप में होगा भारत। ठीक है, ये है डोमिनियन स्टेटस। अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखने का भी प्रावधान था अगस्त प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इस कारण से मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के गठन की मांग की थी, आपको मैंने पिछले बताया था, लेकिन इसको इसमें माना नहीं गया तो कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। लगभग भारत के सभी दल थे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसके पश्चात जो होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना, साथ ही यह साबित करना कि हम ब्रिटिश के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। हम ब्रिटिश के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, जनता के बीच में यह साबित करना, साथ ही विदेशों में भी यह साबित करना कि हम ब्रिटिश के साथ में नहीं हैं। इसमें कार्यक्रम क्या था? तो कार्यक्रम ये था कि जो सत्याग्रही होंगे हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग होंगे। ठीक है, कुछ चुने हुए लोग ही व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे तथा भारतीयों को युद्ध में असहमति का प्रचार करेंगे, और ऐसा करते हुए वो दिल्ली की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से हम इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था कि धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ा जाएगा। इस कार्यक्रम को गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, जो कि वर्धा में पड़ता है, वहाँ से प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी ने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही जो बने थे वो थे हमारे विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रह ब्रह्मदत्त बने थे। ये आपको जो मैंने बताए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको या तो कॉपी में लिख सकते हैं या अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि यह आंदोलन रविवार को अर्थात संडे को बंद रहता था। ठीक है, और इसे गांधी जी का एक कमज़ोर आंदोलन माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन को गांधी जी का एक कमज़ोर आंदोलन माना जाता है तो वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। तो देखिए, क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया था?
तो देखिए उस समय जो था ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री होता था चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन में? विंस्टन चर्चिल। इसने भारतीयों से समझौता करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक दल भेजा जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसने कुछ यहाँ पर प्रस्ताव रखे, उनको हम जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री चर्चिल जो है भारतीयों से समझौता क्यों करना चाह रहा था। देखिए उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इन सब के लिए जो मित्र राष्ट्र थे, चाहे अमेरिका हो चाहे आपका ब्रिटेन हो, इन सब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। और इसने 1942 तक, अर्थात जापान ने 1942 तक ब्रिटेन को पछाड़ते हुए कहाँ पर नियंत्रण कर लिया था? म्यांमार, बर्मा पर। ठीक है, अब बर्मा भारत की सीमा से लगता है। अब ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं यहाँ से जापानी जो हैं इंडिया में प्रवेश करना कर जाएं और हमारे जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अधिकारी हैं एवं अन्य जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ में कहीं अत्याचार ना हो। अर्थात ब्रिटिश सरकार को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता थी। अब भारत को बचाने के लिए भारतीयों से समझौता करना पड़ेगा, इसीलिए उसने क्रिप्स की नेतृत्व में यहाँ पर एक दल भेजा था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भेजा गया था। तो अब हम जान लेते हैं क्रिप्स के प्रस्ताव क्या थे। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि लेबर पार्टी का सांसद था ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो भारत में आया था, जिसके नेतृत्व में ये दल आया था। और मार्च 1942 में जब ये भारत आता है, इसने कुछ प्रस्ताव रखे। तो प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इसमें यह कहा गया कि युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इसका अर्थ मैंने आपको बताया है। वहीं भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, एक भारत में एक संघ बनाया जाएगा और ये जो संघ है ना, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी रखता है। और संविधान निर्मात्री परिषद का एक गठन किया जाएगा जिसके सदस्य होंगे ब्रिटिश भारत के लोग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो कि मनोनीत किए जाएंगे। और जो भी प्रांत, ठीक है, जो भी प्रांत इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे संघ से पृथक होने का अधिकार होगा और अपना अलग संविधान बनाने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार इसमें क्या था कि भारत को कई सारे हिस्सों में बांटने की साजिश थी ब्रिटिश सरकार की। इसीलिए भारतीयों ने, सभी भारतीयों ने मिलकर, जितने भी मुस्लिम लीग हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब ने इसका विरोध किया था। संविधान बनने तक भारत की रक्षा का प्रभार ब्रिटेन के पास रहेगा। ये सभी जो प्रस्ताव थे वो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे। क्रिप्स मिशन इंडिया में असफल रहता है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य दलों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाता है और फाइनली क्रिप्स प्रस्ताव 11 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था? उन्होंने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था, जिसे क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे, इसलिए आप इसको याद रखें। इस प्रकार आपने 1935 से लेकर 1947 तक के इतिहास को समझ लिया कि इसमें क्या प्रमुख घटनाक्रम हुए थे। आपने जान लिया कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में और ब्रिटेन की क्या स्थिति थी। इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो हमारी वीडियो आती है मॉडर्न हिस्ट्री की या फिर अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। अगले टॉपिक में हम भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।